बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर यानी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसका थर्ड टॉपिक हमारे पास है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन क्या चीज़ है, ठीक है, इसकी फंक्शंस क्या हैं, इसकी बॉन्डिंग क्या है, किस चीज़ से बना है, ये सारे हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन मीन प्रोटियोस मीन फर्स्ट टाइम, ठीक है। यानी प्रोटीन हमारे पास जितने जो हमारे पास दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन प्रोटीन की अगर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसका जो रोल देखते हैं एक लिविंग सेल के अंदर या एक लिविंग बॉडी के अंदर, तो ये सबसे नुमाया रोल प्ले करता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रोटीन होते क्या है। प्रोटीन इज़ द पॉलीमर। क्या है हमारे पास, प्रोटीन इज़ द पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ठीक है, अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर विच परफॉर्म डेफिनेट फंक्शन। सही है। अब देखें पॉलीमर है, पॉलीमर मतलब क्या है, पॉली का मतलब बहुत सारे, मर्स का मतलब क्या है, पार्ट्स है मॉलिक्यूल। तो पॉलीमर मीन के बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद हैं। किस चीज़ के होंगे, यानी अमाइनो एसिड से, ठीक है। पॉलीमर किस चीज़ के हैं, अमाइनो एसिड। है कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किस चीज़ का, प्रोटीन का। यानी प्रोटीन बनते किस चीज़ से हैं, अमाइनो एसिड से हैं। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड क्या होंगे, अरेंज किस चीज़ के अंदर, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होंगे। अगर फर्ज करें कि प्रोटीन एक एक स्पेसिफिक इसका एक पर्टिकुलर उसकी सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस के अंदर एक भी प्रोटीन या एक भी अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन के एक सीक्वेंस है, यानी अमाइनो एसिड के एक सीक्वेंस से क्या बनता है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए या उसका पोजीशन चेंज हो जाए, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एलानिन है, दूसरा आपके पास क्या है, सीरीन प्रोटीन है। अब अगर एलानिन प्रोटीन अगर सीरीन की जगह पर आ जाए या उसकी पोजीशन ले लें, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन का जो स्पेसिफिक फंक्शन था वो क्या हो गया, वो अल्टर हो गया, ठीक है। मतलब उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन के जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पर्टिकुलर या डेफिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, एमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस है। फ़र्ज़ करें कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंजाइम, एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे ब्लड क्या करता है, इस तरह ऑक्सीजन कैरी करता है, इस ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर इसके अंदर एक स्पेसिफिक इन हर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड की अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल, उस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का जो पॉलीमर है आपके पास क्या है, प्रोटीन है, जो कि अरेंज होता है एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। ज़रूरत क्यों है, पर्टिकुलर मैनर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके जो डेफिनेट फंक्शन है उसके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंस का होना लाजमी है अमाइनो एसिड का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट। यानी हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो प्रोटीन है ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, साथ साथ में नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ कभी कभी कुछ अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर बॉन्ड भी मौजूद होते हैं, यानी सल्फर भी मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र एटम भी मौजूद होता है, और यही बॉन्डिंग यानी डिफरेंट सीक्वेंस को आपस में जोड़ने का काम भी सल्फ़र करता है, जिसमें डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, विच इज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं अगर वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं, तो जिस उससे जो प्रोटीन बनता है वही प्रोटीन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर उन्हीं प्रोटीन के अंदर
कोई भी जो इसकी रेंज होती है, जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, जिसके पास सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर प्रोटीन है तो सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, इस तरह ब्लड के अंदर प्रोटीन है तो ब्लड के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, जिसके बायस उस प्रोटीन का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसके बायस लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो अब हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड क्या चीज़ है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड्स हम पढ़ रहे हैं। तो अमीनो एसिड का मतलब क्या है, अमीनो एसिड इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। यानी जिस तरह सेल एक लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इस तरह जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, बिल्डिंग्स ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, यानी इसी से ही आपके पास क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यानी आपके पास जो अमीनो एसिड्स है वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, किस चीज़ का, प्रोटीन का। अमीनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी अमीनो एसिड से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, जो तकरीबन कितने 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं। कितने टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब इस 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के अंदर कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं, कुछ सेमी एसेंशियल हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, कुछ नहीं बनते, कुछ बनते हैं, कुछ बाहर से भी लेना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, क्या है, हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं। अब जो अमीनो एसिड्स हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड के अंदर एक होता है अमाइन ग्रुप, यानी NH2 मौजूद होता है। ठीक है, और साथ में क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन मौजूद होता है, और इसके साथ साथ एक ग्रुप मौजूद होता है COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। यानी अमाइन ग्रुप, साथ में कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, ये क्या है, इससे एक अमाइनो एसिड बनता है। अगर अमाइनो एसिड हम देखें तो अमाइनो एसिड के अंदर क्या है, एक कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच होता है, NH2 ग्रुप अटैच होता है, साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है, साथ में COOH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक साइड पर मौजूद होता है आर मतलब यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये एमाइन होता है, क्या है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, किस नेचर का होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और ये जो अमाइन, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये किसका होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन मौजूद हैं, ये अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। अल्फ़ा कार्बन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, इसी कार्बन से बाकी फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास एक बेसिक अमाइनो एसिड है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास है अमाइनो एसिड। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है हमारे पास, जो यानी एक एम्पेरिकल फार्मूला अगर अमाइनो एसिड का लिखते हैं तो ये आपके पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, उसके अंदर अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बन और साथ में ये ग्रुप क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड जितने भी हमारे पास मौजूद हैं एक बॉडी के अंदर, वो हमारे पास क्या है, वो इसी नेचर के होते हैं। यानी उसके अंदर अमाइन ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फर्क कहाँ पर आता है, चेंज कहाँ पर आता है, वेरिएशन कहाँ पर आती है, अल्काइलिन आर के ऊपर कहाँ पर आती है, यहाँ पर चेंज आती है। यानी जो हमारे पास यहाँ पर आर मौजूद हैं, यानी अल्काइल, जिसको अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ये आर ग्रुप क्या करता है, उस प्रोटीन के अंदर, उस अमाइनो एसिड के अंदर वेरिएबिलिटी, यानी उसके अंदर चेंज आता है अमाइनो एसिड के फंक्शन के अंदर, वो किस पर आता है, आर के ऊपर। ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर यही अमाइनो एसिड हम यहाँ पर लिखते हैं, नेक्स्ट अमाइनो एसिड मेरे पास क्या है, NH2 ग्रुप है, साथ में क्या है, यहाँ पर आपके पास है हाइड्रोजन है, साथ में क्या है, आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाए, फ़र्ज़ करें ग्लाइसिन आ जाए।
ठीक है। अब इस R की वजह से यहाँ पर क्या H आ गया, इस अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई, उसका नाम भी चेंज हुआ, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह आपके पास आ जाए, इस R की जगह पर आपके पास आ जाए CH2OH, ठीक है। अब इस अमीनो एसिड का नाम भी चेंज हुआ और साथ में क्या चेंज हुआ, उसका फंक्शन भी चेंज हुआ, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपके पास आता है, यहाँ पर आपके पास आता है CH3 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या है, ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोई भी चेन आ जाए, CH3 CH2 कोई भी चीज़ पर यहाँ पर चेंज आ जाए, CH2 वगैरह, फिर CH3, फिर CH2, इस तरह कोई भी इस पर यानी चेंज जो बनता है, अमीनो एसिड जो लड़ी होती हैं वो इस R पोजीशन के ऊपर परफॉर्म होती हैं। यानी R ही डिसाइड करता है कि इसका नेचर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी इसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन, कार्बन और इसके साथ साथ ये जो पूरा पार्ट होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चेंजिंग इसके अंदर नॉर्मली नहीं आती। चेंज कहाँ पर आता है, ये वेरिएट करता है, यानी वेरिएशन कहाँ पर आती हैं, R ग्रुप के ऊपर वेरिएशन आती हैं, जिसके बायस अमीनो एसिड का जो फंक्शन होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज हो जाती हैं। तो क्या है, तो अमीनो एसिड इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये वो यूनिट हैं जो एक प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, इसी से ही आपके पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और वेरिएशन कहाँ पर आती हैं, यानी ये आपके पास जो बॉक्स के अंदर बंद किया है ये आपके पास कांस्टेंट होता है, R पर यहाँ पर चेंज होती हैं, जिसके बायस उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स नाम देते हैं, ठीक है। अब इस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कभी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आती हैं, यानी जो अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस होते हैं, उस सीक्वेंस यानी डिफरेंट चेन होते हैं, उस चेन को मिलाने के लिए भी कुछ बॉन्डिंग होती हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, उसके सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है उसके अंदर। लेकिन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी अमीनो एसिड के अंदर जो डायरेक्टली बॉन्ड्स बनते हैं, वो बॉन्ड हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट कर मेरे पास क्या है कि अमीनो एसिड है, मेरे पास अमीनो एसिड है NH, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर हम लिखते हैं, पर हम लिखते हैं H। ये क्या है, एक अमीनो एसिड है जिसको हम क्या नाम देते हैं, यानी इस H के बिना पर हम उसको ग्लाइसिन का नाम देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फिर मेरे पास क्या है, एक दूसरा अमीनो एसिड है, वहाँ पर मेरे पास क्या है HNHC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ CH3, यानी एक अमीनो एसिड ये रहा, दूसरा अमीनो एसिड मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है, ग्लाइसिन है और या एलानिन है, ठीक है। अब देखो एक ये हम बढ़ रहे पेप्टाइड बॉन्ड कि दो अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड्स बनता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एक अमीनो एसिड है, इसके दो एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा क्या है, एमाइन ग्रुप है। यानी जो एमाइन ग्रुप होता है ये भी क्या है, आपके पास रिएक्टिव पार्ट होता है अमीनो एसिड का, और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये भी आपके पास एक रिएक्टिव पार्ट होता है अमीनो एसिड का। यानी इन दोनों टाइप से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और साथ में एमाइन ग्रुप से, दोनों एक रिएक्टिव पार्ट होता है और दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप और इन एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एमाइन ग्रुप आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में आपस में क्या जो बॉन्ड्स बनता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट से रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बना, ठीक है, देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है ये रिएक्ट करता है और एमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो इसके रिजल्ट में क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, सही है। अब H2O का जो H2O का मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या बनता है, जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ, तो आपके पास क्या है, यही एमाइन ग्रुप है,
ठीक है, साथ में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, साथ में क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या एक दूसरा कार्बन, उसके पास O ग्रुप, ठीक है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। इस तरह ये बना लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन के पास क्या मौजूद है, H मौजूद है, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और साथ में क्या मौजूद है, CH3 मौजूद है, ठीक है। इस दरमियान में से क्या निकल गया, H2O का अखराज जो है, H2O रिलीज़ हुआ। तो H2O जब रिलीज़ हुआ तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना, क्या बना, ये बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, इस बॉन्ड का नाम है, इस बॉन्ड को नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इसको, इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो मॉलिक्यूल इन दो अमीनो एसिड किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं, वो जिस जिस प्रोसेस से कंबाइन होते हैं वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में होता ये है, डिहाइड्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल से यानी आपस में रिएक्ट करके H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, इसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट से तीसरा अमीनो एसिड होगा, अगर यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड हम इससे रिएक्ट करवाएं, यहाँ पर हम तीसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड में यहाँ पर दूसरे अमीनो एसिड ऐड करवाता हूँ, H, ठीक है, अमीन ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर फर्स्ट में कोई भी R ले लेता हूँ, ये मेरे पास दूसरा ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद है, OH मौजूद है। अब इस और इस मॉलिक्यूल के दरमियान, इन दो अमीनो एसिड के दरमियान दोबारा रिएक्ट होता है, तो यहाँ से भी H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, मैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मॉलिक्यूल निकल गया। अब इस कार्बन इस नाइट्रोजन के दरमियान में क्या बनता है, बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो आपके पास क्या कहलाता है, सल्फाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड उसको नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस कार्बन इस नाइट्रोजन में क्या बना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बस हाइड्रोजन, साथ में कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन OH ग्रुप, यहाँ पर क्या है आपके पास R, ठीक है। अब देखो, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए थे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, जब तीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 - 1 आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल के ऊपर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड है तो आप नाम दे सकते हैं डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, यानी जब अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, एक अमीनो एसिड का एमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और जो बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड आपस में किस तरह बॉन्डिंग करके आपस में जुड़ते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बन सकते हैं, प्रिपेयर होते हैं, और ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन सकते हैं, उसको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो जिसको हमारी बॉडी प्रिपेयर करती हैं, कुछ अमीनो एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसकी प्रोडक्शन स्लो होती है, हम बाहर से भी ले सकते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी वो स्लोली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ना हो या हमारे बॉडी के अंदर ना बने, तो ऐसे प्रोटीन हमारे पास क्या है, एसेंशियल प्रोटीन्स कहलाते हैं। यानी ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसको हम किसकी इन द फॉर्म ऑफ ईट या डाइट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। हम डाइट यानी हम सब्जियाँ खाते हैं, गोश्त खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ठीक है। इस तरह दूध वगैरह जो हम पी रहे होते हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसको हम किसी डाइट के ज़रिए लेते हैं। कुछ होता है हमारे पास नॉन एसेंशियल प्रोटीन। क्या है? नॉन एसेंशियल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती हैं, यानी नॉन एसेंशियल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी क्या करती हैं? प्रोड्यूस कर सकती हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर बने, प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन एसेंशियल प्रोटीन का नाम देते हैं। तीसरी टाइप ये होता है सेमी एसेंशियल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन कैसे होते हैं? सेमी एसेंशियल प्रोटीन, यानी इसकी प्रोडक्शन क्या होती है? स्लो प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन क्या है? स्लो होती है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? बॉडी प्रिपेयर भी कर सकती है, यानी हमारी बॉडी क्या कर सकती है? कैन प्रिपेयर, और उसको क्या करते हैं? डाइट के फॉर्म में भी लेते हैं। ठीक है, यानी डाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और साथ में हमारी बॉडी भी इसको स्लो प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस ना हो, हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी ना हो कि वो हमारे अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम एसेंशियल प्रोटीन का नाम देते हैं, जिसको हम खाने या डाइट वगैरह में लेते हैं। दूसरे नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहलाते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं सेमी एसेंशियल प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते भी हैं और हम बाहर से भी ले सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को हम सेमी एसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटीन हैं। ठीक है, अब आप क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर 2 टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं, एक फिब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फिब्रस प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन से थोड़ा डिफरेंट है। ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ये भी क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं वो हमारे पास के लॉन्ग फिब्रस प्रोटीन, लॉन्ग फाइबर प्रोटीन, insoluble in water, non-crystalline and elastic in nature. They perform structural role in the cell and organism. यानी जो इलास्टिक, जो हमारे पास जो फिब्रस प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो क्या है? एक फाइबर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप्स के प्रोटीन आते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर दोनों प्रोटीन आते हैं कि फ़र्ज़ आपके पास अमीनो एसिड के क्या है? एक चेन है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है? एक चेन के फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी ठीक है, क्या है? अमीनो एसिड के क्या? एक सीक्वेंस के फॉर्म में मौजूद होते हैं। सही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ठीक है, इसको हम नॉन प्राइमरी प्रोटीन का नाम देते हैं। इस तरह अगर ये किसी फॉर्म में मौजूद होते हैं, अमीनो एसिड स्पाइरल फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, ठीक है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस इस तरह मौजूद हो, ठीक है, ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं? यानी अमीनो एसिड का सीक्वेंस इस फॉर्म में, यानी स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होता है। अगर स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद होता है तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी प्रोटीन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? हम प्राइमरी प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे अमीनो एसिड जिसका सीक्वेंस स्पाइरल फॉर्म में मौजूद हो, किस फॉर्म में मौजूद हो? स्पाइरल फॉर्म में मौजूद हो, तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी प्रोटीन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेकेंडरी प्रोटीन का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? एज अ मसल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी फाइबर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, फिब्रस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं? फोल्ड हुए होते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऐसे अमीनो एसिड कहलाते हैं फिब्रस प्रोटीन। ये फिब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं ये सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए और साथ में जो बॉडी की कंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल के अंदर, या जो दूसरे एसिड बेसिक सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर ये इनसोल्यूबल्स होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे बॉडी के जो मेन स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर डिफरेंट, अगर हम देखें जो फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं इसी किस चीज़ के अंदर शामिल होते हैं? जैसे बाल बनते हैं, नेल बनते हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास जो वेब्स होती हैं, फीदर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? किस चीज़ से बनते हैं? फिब्रस प्रोटीन से बनते हैं। और फिब्रस प्रोटीन किस तरह होते हैं? फाइबर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, या उसके अंदर अमीनो एसिड एज अ चेन के फॉर्म में मौजूद होते हैं, या ऐसा स्पाइरल फॉर्म में
मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? फिब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसोल्यूबल, इनएलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। यही जो अमीनो एसिड्स होते हैं, यही जो प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी सेल्स की कंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ हमारी बॉडी की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इससे जो दूसरा इस पार्ट क्या है हमारे पास? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? नॉर्मली दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल ड्यू टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करें? स्फेरिकल नेचर होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में, ये एलिप्सॉइडल फॉर्म में मौजूद होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। यानी हमारे पास जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये आपके पास क्या है? या तो टर्शरी है, ये टर्शरी होते हैं, टर्शरी जो स्ट्रक्चर होता है वो फोल्ड होता है, ठीक है। फोल्ड, ये सुपर फोल्ड होता है, यानी ये पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर ये क्या हो जाए? फोल्ड हो जाए, सुपर, ठीक है सर, फोल्डिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, या इस तरह बस क्या होता है, ठीक है। यानी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? यानी अगर फोल्डिंग की फॉर्म में मौजूद होता है या 3 डायमेंशनल फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, यानी क्या इंटरफोल्ड होते हैं। यानी कि फर्स्ट करिए आपके पास क्या है? ये सेकेंडरी प्रोटीन है, इसको डिफरेंट फोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट किया, यदि फोल्डिंग के फॉर्म में मौजूद हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये टर्शरी भी हो सकते हैं या क्वाटरनरी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या है? सॉल्युबल इन सॉल्ट ऑफ एसिड बेस और एक्वस मीडियम ऑफ अल्कोहल, यानी जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो एसिड बेस या कोई सॉल्वेंट हो, अल्कोहल हो या एसिड बेस जो भी एक्वस सोल्यूशन हो उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो सॉल्ट, एसिड या बेस के अंदर सॉल्युबल हो, उनका स्ट्रक्चर क्या हो? क्वाटरनरी हो या टर्शियरी स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ऐसे प्रोटीन जो कि क्या हो? इनसोल्यूबल हो, नॉन क्रिस्टलाइन हो और पानी के अंदर डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल हो, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड के ऐसे प्रोटीन हम क्या नाम देते हैं? फिब्रस प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अलग इंपॉर्टेंस है। जिस तरह जो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? सेल की कंस्ट्रक्शन, सेल की प्रिपरेशन, इस तरह हमारे बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे बॉडी जो नज़र आती है उसके जो एक स्पेसिफिक शेप नज़र आता है, ठीक है। इस तरह हमारे नेल नज़र आते हैं, हेयर नज़र आते हैं, तो ये प्रोटीन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? फिब्रिल प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिज़ोल्व प्रोटीन है जिसको हम क्या नाम देते हैं? जो जिस तरह हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जिस तरह हमारे पास एंजाइम्स हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास प्लाज्मा वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे सेल्स क्या, ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम देते हैं। ये क्वाटरनरी या टर्शियरी दोनों हो सकते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ के अंदर? सॉल्ट्स के अंदर या अल्कोहल के अंदर, क्या एसिड बेस की जो एक्वस मीडियम होता है उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो सेल टू सेल कैरी करती हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम्स शामिल हैं, एंटीबॉडीज़ शामिल हैं, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले, यानी हमारे बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं नॉर्मली क्या आप कहलाते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फिब्रिल प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फिब्रिल प्रोटीन के अंदर नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स आते हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर हमारे पास या तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर या तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्वाटरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के नाम देते हैं। यानी हमारे पास 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, दूसरा टर्शियरी, क्वाटरनरी। टर्शियरी और क्वाटरनरी क्या कहलाते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन कहलाते हैं फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? प्रोटीन के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ना लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास वो क्या है? हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी जिस तरह हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो हमारे पास लास्ट टॉपिक इससे बचते हैं, हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन का काम क्या है, इसका रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें
डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर, हमारे आंतों के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता रहता है। ज़्यादातर उसका पार्ट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। अब स्टमक के अंदर जो प्रोटीन वगैरह जो दूसरे सब्सटेंसेस डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होते हैं इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब कन्वर्ट होते हैं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एमाइलेज शामिल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ट्राइप्सिन एंजाइम शामिल हैं, ठीक है। इस साथ ट्राइप्सिनोजिन एंजाइम शामिल हैं, ठीक है। ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किस चीज़ का होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स का नाम देते हैं, जिसका एमाइलेज, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिनोजिन, ये सारे डिफरेंट एंजाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी प्रोटीन जो होता है ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। यानी जो एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली एंजाइम जो बनते ही प्रोटीन से हैं, इससे ज़्यादा 99% पार्ट किस चीज़ से बनता है, प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो एंजाइम के जरिए होते हैं। एंजाइम किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, और जिसके डिफरेंट नाम क्या है, एमाइलेज, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिनोजिन, और भी बहुत सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यानी प्रोटीन किसे काम करे, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है बॉडी के अंदर। ये सिर्फ फर्स्ट फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी सेल टू सेल कैरी करता है। कौन कैरी करता है, ब्लड के जरिए कैरी होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है, ब्लड के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जो क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और साथ साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और साथ में CO2 के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन को फेफड़ों से ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, कहाँ से, यानी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का टकर कहाँ पर लेकर आते हैं, फेफड़ों में, वहाँ पर एक्सचेंजिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी ये प्रोटीन पार्टिसिपेट या हेल्प करता है। साथ में जो दूसरे हमारे पास जो विटामिन होते हैं, दूसरे हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं ब्लड के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम भी किस चीज़ का होता है, प्रोटीन का काम होता है। तो डाइजेशन के साथ साथ प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्मोन्स। देखिए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स मौजूद होते हैं, और ये हार्मोन्स भी किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। जिससे हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन वगैरह, ठीक है, इंसुलिन होते हैं, साथ में और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है, और बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, इस तरह हमारे पास एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन वगैरह, और इंसुलिन खुद भी किस चीज़ से बनते हैं, हार्मोन से बनते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर एक बेसिक रोल प्ले करता है। तीसरी चीज़ क्या है, डिफेंसेस होते हैं। डिफेंस मतलब क्या है कि बैरूनी पैथोजन से, यानी बैरूनी जो भी पैथोजन होते हैं, पैथोजन मतलब जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, या दूसरे प्रोटीनियस हैं, प्रोटीनियल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनके खिलाफ जो डिफेंस का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर इंटरफेरॉन वगैरह शामिल हैं, ठीक है, इसके साथ साथ एंटीबॉडीज़ शामिल हैं। तो ये सारे किस नेचर के होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह, ये भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो जो भी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस, जो भी फंजाई हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो उसके खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम बनता है जो क्या कहलाता है, जो किस नेचर के होता है, इन वो डिफेंस सिस्टम, एंटीबॉडीज़, इंटरफेरॉन वगैरह किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो एज अ डिफेंस काम करते हैं, तो प्रोटीन एज अ डिफेंस काम कर रहा होता है, जो हमें डिफरेंट बीमारियों से महफूज रखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल, हमारे मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन और इस ऐसा कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता रहता है। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस ये भी किसके ज़रिए होता है, जिसके अंदर मायोसिन प्रोटीन, दूसरी प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी मसल्स की मूवमेंट वगैरह का
कि जो यानी मसल की मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करने वाली चीज़ भी क्या है, प्रोटीन है। इसके अंदर भी प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोरेज है। प्रोटीन के जो लेगुमिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर स्टोर रखने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ें बनी, जैसे हमारे पास हेयर है, नेल्स हैं, ठीक है, फीदर्स हैं, ठीक है, वेब्स हैं, ये सारे के सारे किस चीज़ से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस की फॉर्म में कंबाइन होकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। अब अगर इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, उसकी पोजीशन में कोई ख़राबी आ जाए, तो पूरे जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है अमाइनो एसिड की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारे पास क्या है, एक बीमारी होती है, एक नॉर्मलिटी है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड के जो शेप होता है, ब्लड सेल की जो शेप होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जिसके बायस क्या होता है, डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है हमारे पास। ठीक है, हम सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है, आपके पास क्या है कि सीक्वेंस है अमाइनो एसिड के जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि देखिए हमारे पास 574 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है। 574 अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है, यानी ये बिल्कुल तरतीब से एक 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 प्रॉपर मैनर के अंदर अगर ये अरेंज होते हैं। इसमें वेलिन, हिस्टडीन, लियोसिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिक एसिड का एक सीक्वेंस होता है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो 574 में से अगर 574 अमाइनो एसिड में से अगर एक ही अमाइनो एसिड आगे पीछे हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो ऐसे प्रोटीन अपना फंक्शन खो देते हैं, अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा पोजीशन ऐसे ऐसे ही जो हमारे पास जो कंडीशन होती हैं वो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसके ब्लड में मिलता है। ठीक है, उसमें ब्लड में क्या होता है कि सिर्फ 574 में से सिर्फ एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है उसको, यानी ग्लूटामिक एसिड एक क्या है, एक अमाइनो एसिड है, उस पेशेंट्स के अंदर ये सिकल सेल एनीमिया के जो शिकार लोग होते हैं उसके अंदर सिर्फ ग्लूटामिक एसिड के अंदर ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन करता है, वेलिन। यानी वेलिन एक आपके पास क्या है, अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक नॉर्मल सीक्वेंस चलती है प्रोटीन की। ठीक है, तो उस सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है उस ग्लूटामिक एसिड को 6 पोजीशन के ऊपर एक दूसरा अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या है, वेलिन है, वो इसको रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, यानी जब ग्लूटामिक एसिड को वेलिन रिप्लेस करता है तो इस रिप्लेसमेंट में सिर्फ 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड का पोजीशन चेंज हो गया, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, तो उसके रिजल्ट में जो सेल का शेप होता है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिस तरह फर्स्ट आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल होता है, उसका शेप कुछ यूँ होता है, ठीक है, चिपटा सा। ठीक है, लेकिन यानी ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसका रेड ब्लड सेल कुछ इस तरह होता है जो सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो आपके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें से ग्लूटामिक एसिड को वेलिन अमाइनो एसिड रिप्लेस कर लेता है, जिसके रिजल्ट में प्रोटीन अपना फंक्शन छोड़ देता है, जिसके बायस उसका शेप होता है, किस शेप का हो जाता है, इस शेप का। ठीक है, यानी इस तरह आपको उनका कुछ शेप होता है सिकल सेल एनीमिया का। तो इस वजह से जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को सही तरीके से, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जिसके बाद उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ये इम्पोर्टेंट है, यानी हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस को
के अंदर होना लाजमी है। जो DNA से इसके सीक्वेंस निकलती हैं, ठीक है, उस सीक्वेंस के लिहाज से उनका फंक्शनिंग भी होती है। यानी सीक्वेंस रिलेटेड किस चीज़ से हैं? प्रोटीन के फंक्शन से हैं। अगर अमीनो एसिड का जो फंक्शन होता है वो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसके फंक्शन में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है, वेलिन रिप्लेस कर लेता है ग्लूटामिक एसिड को, अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर लेता है। यानी ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है जो कि नॉर्मल अमाइनो एसिड होता है 574 अमाइनो एसिड के अंदर, उसको वेलिन रिप्लेस कर लेता है, जिसके बाद से एक एबनॉर्मलिटी पैदा होती है जिसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसके पास उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना होता है, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंतहाई ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सीक्वेंस आपके पास एक अमाइनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर मौजूद है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोटीन होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है? प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक था प्रोटीन था, जिसके अंदर हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ उसके फंक्शन, ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ प्रोटीन ये हमने डिस्कस की, और साथ में सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को भी हमने डिस्कस किया। सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? सेंगर ने सेंगर एक साइंटिस्ट ने प्रोटीन के सीक्वेंस को प्रपोज किया, ठीक है, जिसमें इसने कहा था कि हमारे पास जो इंसुलिन होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? 51 अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, चेन होते हैं, ठीक है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। इस तरह इंसुलिन है, सिकल सेल एनीमिया भी है, ठीक है। जो सीक्वेंस को किसने प्रपोज किया था? सेंगर एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके फंक्शन सब हमने डिस्कस किए। तो इसके बाद ये आज तक हमारे पास क्या था? प्रोटीन का टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।